द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज एक दफ़ा फिर अमेरिका से मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब काफ़ी अरसे से अमेरिका में मुकीम हैं और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इससे पहले ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत चर्चा है बिलावल के इंडिया विजिट का, तो बहुत सारे लोगों ने इस पे कमेंट किया, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई शकील साहब, आपको सलाम और आपके सुनने वालों को भी सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम और नमस्कारम, और थैंक यू वेरी मच आपके शो पे बुलाने के लिए। जो लोग, मुझे लगता है कि जो जिस तरह की शॉर्ट टर्म और वोलेटाइल डिबेट्स होते हैं आजकल साउथ एशिया के टीवियों पर, उससे जो यूट्यूब की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो बढ़ रही है, और उसमें आपके शो की काफ़ी तारीफ होती है कि काफ़ी संजीदा टॉपिक्स पे काफ़ी सीरियसली इन डेप्थ डिस्कशन होता है। सो इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। देखिए, ये जो डिस्कशन जो हो रहा है मिस्टर बिलावल का, एक सिंपल चीज़ ये है कि आजकल के सियासी दौर में ये कहते हैं कि नो प्रेस इज बैड प्रेस। सो आपका एज लॉन्ग एज यू आर इन द मीडिया, इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर यू। डिस्कशंस चल रहे हैं, तो इन मेनी वेज आई थिंक कि मैं तो उनका जो विजिट थी इंडिया को, आई विल गिव हिम ए पासिंग ग्रेड। मतलब आई एम कन्विंस के ही डिड नॉट फेल इन हिज मिशन, ही डिड ए गुड जॉब। सबसे पहले तो अच्छी बात ये थी कि ही एक्चुअली केम टू एससीओ एंड किसी बहाने करके वो उसको डॉज नहीं किया, जिस तरह से आपके शायद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी नहीं आए, डिफेंस मिनिस्टर तो नहीं आए। जब आपके डिफेंस मिनिस्टर नहीं आए तो मैंने किसी एक शो पर कहा था कि इट अपीयर्स कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक कोविड हो गया है, तो वो वर्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सारे इवेंट्स पर, और दे आर नॉट रियली एंगेज्ड इन दिस। और आप उसका रिजल्ट देख चुके। जब बिलावल भुट्टो आए, मतलब ना सिर्फ एक दिन की जो एससीओ की मीटिंग थी, लेकिन उसके आगे पीछे जो उनको अटेंशन मिला, he got to go on TV, इंडिया टुडे, राजदीप सरदेसाई के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया, जिसमें भी आई थिंक ही केम आउट वेरी वेल। मतलब ही वाज मोर काम than Rajdeep Sardesai. He came better prepared, I think, than Sardesai, which is very surprising. और फिर उनकी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अलबत्ता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आई एम नॉट वेरी श्योर, बट उन्होंने शायद इंडियन और फॉरेन जर्नलिस्ट को इंक्लूड नहीं किया, एंड ही ओनली एड्रेस्ड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, विच आई फाइंड वेरी ऑड, क्योंकि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो हर रोज इस्लामाबाद में कर सकते हैं। अगर इंडिया आए हैं तो ही शुड हैव एड्रेस्ड इंडियन क्वेश्चंस एंड मेट विद इंडियन जर्नलिस्ट। मुझे लगता कि या तो उन्होंने होमवर्क ठीक ठाक नहीं किया। ही वॉज देयर फॉर 2 days, हो सकता है वो कहीं और जाके एक लंबी सी तकरीर भी कर सकते थे। आई डोंट नो वेदर गोवा में कोई थिंक टैंक्स वगैरह है जिस तरह दिल्ली में है। फॉर एग्जांपल, अगर ये दिल्ली में होती एंड he comes, he could have gone to ORF Foundation and given a speech on Indo-Pak relations. But anyway, he came, that was a good thing. और काफी इश्यूज हुए हैं, बट आई थिंक द मोर क्रिटिकल इश्यूज हैपेंड आउटसाइड एससीओ। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हुई, जो खुद बिलावल भुट्टो की जो एक स्टेटमेंट थी G20 को लेकर, जो काफी कंट्रोवर्शियल हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया कंटिन्यूज टू हैव G20 मीटिंग जो श्रीनगर में स्केड्यूल है, आई थिंक 20-22 मई को है, तो जिस तरह से उन्होंने उसकी क्रिटिसिज्म की, ही सेड कि पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड and India will remember, तो it looked like a धमकी, मतलब एक किस्म से it looked as if he's giving some kind of a warning, और especially at a time जहाँ पिछले 2 हफ्ते में इंडिया के 10 सोल्जर्स मारे गए इन टेररिस्ट अटैक्स। ऐसे वक्त पे आप धमकी देना कि अगर आप G20 की मीटिंग, सोचिए ये बात कि अगर G20 के बाद अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है कश्मीर में, so this statement by Bilawal Bhutto will become far more important. So I think that was a unnecessary and stupid comment. दूसरी चीज ये है कि
मैं सुना कि आज सुबह ही आपसे बात करने से थोड़ी देर पहले देख रहा था कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री इज ट्राइंग टू एक्चुअली एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट कि नहीं, इट वाज नॉट अ थ्रेट, इट वाज जस्ट अ सजेशन कि ये डिप्लोमेटिक डायलॉग की बात कर रहे हैं। तो उससे हट के अलबत्ता उन्होंने जो इनडायरेक्टली कश्मीर का इशू फिर रेस किया इन द एससीओ की प्रॉपर मीटिंग में। लेकिन अगर आप देखें जो एससीओ की, अगर इंडिया पाकिस्तान को आप साइड में रख लें और देखें कि एससीओ में हुआ क्या है, सो आई थिंक द टू बिगेस्ट थिंग्स वेर ऑब्वियसली इंडिया के जो बायलैटरल्स हुए हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और लावरोव के साथ जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है। लेकिन उसमें जो एजेंडास थे, द एजेंडा जो उनकी है टेररिज्म के साथ ज्वाइंट ऑपरेशंस करने का और कनेक्टिविटी की जो बातचीत हुई और उससे हटकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जो गुफ्तगू हुई है, उसमें आप देखें बिलावल का जिक्र नहीं आता जो मेन एजेंडा डिस्कशन। सो यू विल सी स्टेटमेंट्स फ्रॉम लावरोव, यू विल सी सबसे ज्यादा किंग जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, और जयशंकर साहब जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स में, उनके स्टेटमेंट्स आते हैं। स्पेशली जयशंकर साहब की स्टेटमेंट के वी सपोर्ट कनेक्टिविटी, जो सबसे नंबर 1 एजेंडा था इंडिया का फॉर दिस मीटिंग, और इन दिस कनेक्टिविटी बट दैट रेस्पेक्ट्स नेशनल सॉवरेनिटी। यानी जो पाकिस्तान का जो सीपैक प्रोजेक्ट है, इट गोज थ्रू पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, राइट? तो उसके तरफ इशारा। सो यू कैन सी के मेन इश्यूज पे बिलावल डिडंट कम विद एनीथिंग। हमने काफी शोज पर वी टॉक्ड अबाउट दिस जनवरी से, जब इंडिया ने उनको इनवाइट किया था, और आई हैव कंसिस्टेंटली मेरे 2 रिकमेंडेशन थे कि ना सिर्फ वो आए बट ही शुड कम विद सम सॉल्यूशंस। ये नहीं कि इमेजिन करें कि अगर वो इंडस वैली ट्रीटी के बारे में कुछ पॉजिटिव चीज लेकर आ जाते, एक सेंटेंस कहते, तो उसके बाद इट वुड हैव कंप्लीटली, ही वुड हैव, वो कहते हैं ना महफिल जीत गई, वैसी बात हो जाती थी। इफ ही हैड कम अप विद अ सॉल्यूशन, सारा फोकस इन पे होता, एंड ओ वाओ व्हाट अ ग्रेट मूव एक्सेट्रा, दिस ब्रिंग्स इंडिया पाकिस्तान क्लोजर। बाद लोग जो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो, दे वर ऑलरेडी गिविंग ए लॉट ऑफ हाइप टू हिज जस्ट कमिंग कि आ रहे, डज दिस मीन कि द रिलेशनशिप्स आर बीइंग थॉल्ड। हालांकि दोनों मुल्क, इंडिया का इन्विटेशन और पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन was because of their commitment to the charter of the SCO. अगर वो नहीं आते और उनको इनवाइट नहीं किया जाता तो it would have created a problem for both the countries, क्योंकि जब इन्होंने 2017 में ज्वाइन किया था, they had committed कि उनके bilateral जो इश्यूज हैं वो SCO के एजेंडा और SCO का जो ऑपरेशन है उसको बिल्कुल अंडरमाइन नहीं करेंगे। सो आई थिंक दैट सेकंड पार्ट पे मैं उनको इसलिए फर्स्ट क्लास ग्रेड नहीं देता हूँ कि ही डिडंट कम विद एनीथिंग पॉजिटिव। देखिए, वी लिव इन एन एरा जब खासतौर से जब आपके पास पावर ना हो ना, इफ यू आर नॉट द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द मीटिंग, आपके ऊपर लाइट ही नहीं रहती है। मतलब द फोकस इज ऑन द मेन पावर्स। यहाँ पे रशिया, चाइना, इंडिया पे ज्यादा तवज्जो है। आपने देखा मीडिया में, देखें आप, कोई जिक्र नहीं है कजाकिस्तान का, कोई जिक्र नहीं है तजिकिस्तान का। नो वन इज पेइंग अटेंशन टू देयर पार्टिसिपेशन। हालांकि वो भी थे, ईरान और बेलारूस आर गोइंग टू बिकम मेंबर्स, दे आल्सो पार्टिसिपेटेड, उस पे भी कोई कवरेज ही नहीं है। मतलब मैंने 3 किस्म के मीडिया देखे, मैंने वेस्टर्न मीडिया का कवरेज देखा, इंडिया का भी देखा, चाइना पाकिस्तान का भी कवरेज देखा, उसमें कोई सेंट्रल एशियन मुल्कों का कोई जिक्र ही नहीं है, बिकॉज दे सीम टू बी लाइक इन द बैकग्राउंड। तो अगर आपके पास पावर नहीं है या आपसे मुंसलिक कोई इश्यू नहीं है, then you don't lose. So in that case, I think कि जो मटेरियल पावर लेके नहीं आते ना, यानी जिनके पास बंदूकें और सोना, गोल्ड एंड गन्स की बात करते हैं, अगर वो ना हो, then you should come up with innovative ideas. और अगर आपके पास आइडिया हो तो इमीडिएटली आप पर अटेंशन आ जाती है, यू नो। मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। बहुत दिन पहले की बात है ये, उस जमाने की बात है जब अफ्रीकन अमेरिकन पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं हुए थे। तो कहते हैं कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल, मैं उनके साथ 1-2 साल, चंद महीने शायद इंडिया में काम भी किया हुआ हूँ। आई डोंट रिमेम्बर द फुल पीरियड। वो मेरा पहला जॉब था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि वो
जो टूथपेस्ट का जो कंजम्पशन होता है उसको कैसा बढ़ाया जाए. दे वांटेड टू इंक्रीज सेल्स बाय 10%. तो वो दे वर हैविंग ए वीकेंड रिट्रीट सिंसिनाटी में. तो उसमें उनके जो बटलर था, एक अफ्रीकन अमेरिकन आदमी जो उनको चाय कॉफी वगैरह दे रहा था ड्यूरिंग द मीटिंग, वो वहाँ खड़ा हुआ था जब सीईओ ने कहा कि इफ एनीवन कम्स अप विद एन आइडिया टू इंक्रीज सेल्स बाय 10%, मैं उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा मार्केटिंग या कुछ प्रमोशन. तो वो दिन भर के बाद आखिर में कोई मेजर आइडिया नहीं आया. एवरीवन वाज सेइंग एडवर्टाइजिंग करे, ये करे, वो करे. तो फिर वो बटलर ने पूछा, क्या ये मैं भी दे सकता हूँ आइडिया? तो सीईओ ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, वी वांट टू रेज द 10%, इफ यू हैव एन आइडिया मैं तुमको भी प्रमोट कर दूंगा. उसने कहा, देखिए टूथपेस्ट का जो, जिसमें से नली में से जो टूथपेस्ट निकलता है ना, उसका आप डायमीटर 10% से बढ़ा दें, नोबडी विल नोटिस. लेकिन ऐसा होगा कि अगर आप समझे कि साल भर में अगर आप 20 टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, आप थोड़ा ज्यादा यूज करेंगे ना, क्योंकि मोटी निकलेगी वो. एंड सो इट इज पॉसिबल विद जीरो एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग आपका सेल्स बढ़ जाएगा. इट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया. देखिए छोटा सा आइडिया है, लेकिन दैट मैन वेंट फ्रॉम बीइंग नोबडी टू अ वेरी सीनियर पर्सन इन द कंपनी बिकॉज ऑफ आइडियाज. तो ये जो पावर ऑफ आइडियाज होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं ये 2-3 बार कह चुका था कि आई डोंट नो वेदर हमारे शोज देखते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. मुझे भी पता चला कि जब मैं अपना शो करता हूं तो सम पीपल फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री आर वाचिंग इट. मुझे कांटेक्ट भी किया एंड दे केम बैक ऑन माय शो. सो आई थिंक दे शुड लिसन टू इट. वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी. तो जो मुल्क थोड़े मार्जिनल हो जाते हैं फॉर लैक ऑफ मटेरियल पावर, I think they can get to the center of issues with the power of ideas. ये जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना कि विश्व गुरु, आप विश्व गुरु ना बने, लेकिन एटलीस्ट मतलब कम अप विद सम आइडियाज व्हिच हैव ग्लोबल इम्पैक्ट. तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ ऑब्सेसिंग, जब पाकिस्तान जब ऑब्सेस करता है ना कि कश्मीर के मसले को कैसा फ्रंट में लाए, कैसा डील करे, कश्मीर कश्मीर, तो उनका पूरा माइंड ब्लॉक हो जाता है. मुझे लगता है कि कोई दूसरी चीजें वो सोचते ही नहीं है. इट वाज सच ए गुड अपॉर्चुनिटी कि आप इंडस वैली ट्रीटी का मसला लेकर आज सोल्यूशन लेके आ जाते. और दूसरी चीज ये है कि इस मीटिंग से चंद महीने पहले अजीत डोवल, जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ही होस्टेड ए सेंट्रल एशियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग. और उसका कॉन्फ्रेंस का मकसद ही था कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कैसा कट किया जाए, जो अफगानिस्तान को लेकर. अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो एससीओ के कंट्रीज है, जिनके एससीओ का एजेंडा जब वो पैदा हुआ था टू फोकस ऑन एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म और टेररिज्म, ये सारे मसले अगर आप टीटीपी को ले लें, दे आर ऑल क्रिस्टलाइज्ड इन टीटीपी फॉर पाकिस्तान. सो पाकिस्तान का जो मेन एजेंडा है इज द सेम एज एससीओ's एजेंडा. उस पे अगर वो तवज्जो करते ना, if even if Bilawal had come to SCO and said, look, we have a problem, it's called TTP. ठीक है, हमने उसको बनाया, हमने पाला, whatever the past is past, but it has become a problem that we are struggling to handle. I think this is the test of SCO, whether we can together deal with this problem. I can tell you that would have also transformed the nature of the relationship between SCO. पाकिस्तान को सब प्रॉब्लम की तरह नहीं देख सकते कि ठीक है प्रॉब्लम तो इन्होंने क्रिएट किया, बट दे आर आल्सो द विक्टिम्स ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, यू नो. सो आई हैव अ फीलिंग के दोस काइंड ऑफ थिंकिंग, मतलब डेप्थ नहीं है सोच में, ये है मेरी शिकायत. एग्जैक्टली. अच्छा सर, आपने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैंने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से भी कंफर्म किया रात को, तो उसने कहा कि यस इट इज ट्रू, इंडियन जर्नलिस्ट आर नॉट अलाउड टू अटेंड. और सर ये जो है, एक्सक्यूज माय इग्नोरेंस, बट व्हाट इज इंडस वैली ट्रीटी, इस पे क्या था, क्या पाकिस्तान क्या कर सकता था, क्या आइडिया दे सकता था? तो इंडस वैली वाटर शेयरिंग ट्रीटी एक है जो 1962 में इंडिया पाकिस्तान ने साइन की थी. आफ्टर 1960 आई थिंक 1962 में 9 साल के डिबेट के बाद, डिस्कशन के बाद, एंड इंडस वाटर ट्रीटी. जी हाँ, और इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटीज वाटर शेयरिंग के ऊपर. तो उसमें बेसिकली नदियों को डिवाइड कर लिया था कि आप इन नदियों का पानी लें, हम इन नदियों का पानी. तो इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू बिल्ड मतलब मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, 2 पावर स्टेशंस इन
on the Indian side of it, और पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी objections वगैरह आ रहे हैं to such an extent कि basically what has happened is कि पाकिस्तान has kind of played the role of a spoiler, और इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कई सालों से अटके हुए हैं, बास खत्म हो गए हैं, बास are not going forward because of the lack of cooperation from Pakistan. तो इंडिया ने धमकी दी है कि it will unilaterally withdraw from the treaty and then do whatever it likes. अभी तक जिस तरह से वो अरेंजमेंट हुआ है, 62 का जो अरेंजमेंट है, it kind of favors Pakistan in terms of use of water. और अगर ट्रीटी टूट जाती है ना, तो पाकिस्तान, इंडिया कैन डैम ऑल द रिवर्स जो सारे इंडिया से निकलते हैं. सो दैट इज एन इशू, और उस पे काफी पिछले 1.5 साल से टेंशन चल रहा है दोनों मुल्कों के बीच में, और वर्ल्ड बैंक भी उसमें शामिल है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक वाज इट्स लाइक अ थर्ड पार्टनर इन दैट डील. सो इट इज ए टेक्निकल इश्यू ज्यादा है, और पॉलिटिकल इश्यू उसको बनाया जा रहा है, स्पेशली फ्रॉम द पाकिस्तान साइड. एंड मे बी मेरा व्यू थोड़ा बायस्ड है इंडिया के फेवर में, बट आई हैव अ फीलिंग के पाकिस्तान इज सेइंग कि भाई अगर ये सोल्यूशन सॉल्व हो जाता तो इंडिया तरक्की करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे. अगर ये सॉल्व नहीं होता तो हम दोनों पीछे रह जाएंगे. सो दे चूजिंग द सेकेंड ऑप्शन कि वो दे आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड. एंड आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया का पेशेंस इस ट्रीटी पर खत्म हो रहा है, एंड दे माइट प्रोबेबली move forward on their own. So it will be a blow to Indo-Pak relations अगर वो ट्रीटी टूट जाती है. और अगर वो कुछ किसी सोल्यूशन से आते हैं कि ठीक है आप पावर जनरेट कर रहे हैं, हमको 20% दे दें at a discounted price. See, there is no creative thinking to the problems. That's what ये मैं दोबारा बार-बार कह रहा हूँ कि थोड़ा अगर वो creatively सोच लेते तो I think it will be good, and it will also act like a goodwill gesture. देखिए पिछले 5-7 साल में वो जो गुरुद्वारा को जो एक्सेस दिया था इमरान खान ने, उससे हटकर आई कांट थिंक ऑफ एनी मेजर गुडविल जेस्चर फ्रॉम बोथ साइड्स. जो इंडिया ने ऑफर किया था एड आफ्टर द अर्थक्वेक जो पाकिस्तान में हुआ था, फिर देन द एड वाज राउटेड थ्रू थर्ड पार्टीज, बिकॉज पाकिस्तान ने एड लिया बट डिड नॉट एक्नॉलेज के इट वाज कमिंग फ्रॉम इंडिया. सो ऐसे बहुत कम जेस्चर्स हुए हैं व्हिच कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस, reduce tension. So I think that Indus Water Treaty is a good opportunity. वो अभी भी है. अगर शहबाज शरीफ आते हैं जुलाई में, if he brings a solution for that treaty which is positive, will be, उससे दो चीज होते हैं. एक इंडिया में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि ठीक है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, मे बी वी शुड लुक एट इट मोर ओपनली. दूसरी चीज ये है कि इवन इफ इंडिया डज नॉट एक्नॉलेज इट, इंटरनेशनल कम्युनिटी विल एक्नॉलेज कि पाकिस्तान इज डूइंग पॉजिटिव थिंग्स. इट विल have a positive impact on Pakistan's image. अच्छा सर, मैंने अभी कंफर्म किया, ये इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है ना, इट वाज साइंड इन 1960. अच्छा. और ये वैसे आपकी ऑब्जर्वेशन सही है कि हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, लेकिन वो हम वही इसको जीरो सम गेम समझते हैं कि इंडिया का अगर कहीं फायदा हो रहा है तो वो जरूर हमारा नुकसान होगा. तो हम ये नहीं सोचते कि दोनों मुल्कों का फायदा भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं. और उसका शायद वही एक माइंडसेट का मसला है. जैसे हमारा मीडिया जो है, जब भी इंडिया का जिक्र आता है तो वो दे नेवर फॉरगेट टू मेंशन अजली दुश्मन, इटर्नल एनिमी. कुछ लोग तो साथ ये भी लिखते हैं अजली और मक्कार दुश्मन, यू नो, कनिंग एंड इटर्नल एनिमी. तो इस माइंडसेट के साथ तो मेरा नहीं ख्याल कि आप बहुत दूर तक जा सकते हैं. तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आप जिक्र कर रहे थे इस रिकॉर्डिंग से पहले कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं 20 साल के, 22 साल के, दे कम अप विद बेटर पॉलिसीज. वो क्या है? कुड यू गिव अस सम डिटेल्स प्लीज? जी हाँ, मैं उसको बताने से पहले आप तो इस्लामिक मुल्क है, आप तो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बेस्ड है, इसलिए मैं आपको एक हजरत अली की कौल सुनाना चाहता हूँ आपके सुनने वाले. हजरत अली ने कहा कि भाई जब किसी से दोस्ती करते हो तो ये मत भूलना कि ये दोस्ती कभी दुश्मनी में बदल सकती है. एंड आई थिंक उनका इशारा था डोंट शेयर ऑल योर सीक्रेट्स, वरना फिर दुश्मनी अगर हो गई तो वो शायद आपकी पोल खोल दे. फिर उन्होंने कहा कि जब किसी से दुश्मनी करते हो तो डोंट फॉरगेट दैट ये दुश्मनी दोस्ती में भी बदल सकती है. जी. सो बेसिकली इट इज अ स्टेटमेंट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म इन एवरी विच वे, कि अगर आप इतनी भी एक्सट्रीम ना हो जाए कि यू प्रिक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ पीस. ठीक है, अगर मैं इंडिया के मीडिया में देखता हूँ तो वाइल
people do talk about Pakistan and terrorism consistently. ऐसा कोई प्रीफिक्स नहीं देते वो, एटर्नल एनिमी या ये वगैरह। जहाँ तक कि मैं अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं 3-4 क्लासेस पढ़ाता हूँ अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, विच डील डायरेक्टली विथ, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया वगैरह आते। एक तो आई टीच क्लास कॉल इस्लाम एंड ग्लोबल अफेयर्स, इसके 2 वर्जन्स पढ़ाता हूँ, एक पीएचडी लेवल पर और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। और आई टीच ए क्लास कॉल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस। तो बेसिकली मैं साउथ एशिया पे फोकस करता हूँ, टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस। मतलब एक हफ्ता लैटिन अमेरिका, एक हफ्ता अफ्रीका करता हूँ, लेकिन पूरा 4 महीने साउथ एशिया पे, थीरीज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इस पे होता है। और मज़ाहिया तौर पर एक दिन मैं कनाडा भी इंक्लूड कर लेता हूँ, बिकॉज आई कंसिडर कनाडा एज पार्ट ऑफ साउथ एशिया। इतना साउथ एशियन वहाँ पर डायस्पोरा हो गया है कि इवेंचुअली इट विल बिकम पार्ट ऑफ साउथ एशिया। तो उसमें मैं सिमुलेशंस करता हूँ वेयर आई हैव पीपल playing the role of countries. Politics of developing nations में I have dialogue between India, Pakistan, या development dialogue World Bank के साथ, IMF के साथ simulate करते हैं हम ये roles। तो मैं इस सेमेस्टर जो इस्लाम एंड ग्लोबल अफेयर्स की क्लास है उसमें OIC को सिमुलेट कर रहा था, एंड सो आई वांटेड देम टू कम टुगेदर। और जो प्रॉब्लम सॉल्व करना था कि जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और जो पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इन दोनों को मिक्स करके दे शुड डेवलप ए मुस्लिम डेवलपमेंट गोल्स, जो मुस्लिम दुनिया के प्रॉब्लम्स है उनको वो एड्रेस करें। सो द OIC के अम्ब्रेला के अंडर टू कम अप विथ ए लिस्ट ऑफ गोल्स जो अगले 10 साल 20 साल में मुस्लिम कंट्रीज थ्रू OIC एंड इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक कैन फोकस ऑन। तो 25 स्टूडेंट है उस क्लास में, तो 25 में टॉप 25 रिचेस्ट एंड मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मुस्लिम्स, हाफ द OIC को सिमुलेट किया। तो पहले तो सारे के सारे जो नंबर 1 प्रॉब्लम 25 के 25 स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एजुकेशन, और उन्होंने कहा कि अक्रॉस द बॉर्डर दे नीड टू कट देयर डिफेंस funding by huge margins and redirect all the defense budget into education. बाद लोगों ने डेवलपमेंट कहा, मतलब they wanted hospitals, health, infrastructure, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है वो सब तो कह रहा है, लेकिन पहले एजुकेशन पे सख्ती से फोर्स करे, एंड एजुकेशन विद क्वालिटी एजुकेशन। उन्होंने कहा जितना क्वालिटी बढ़ा सकते हैं दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि स्कूल्स बना दिए, स्कूल्स में पढ़ाई हो ना हो, टीचर्स ट्रेन हो ना हो, इस तरह। सो दे वांटेड टू पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन दैट। द सेकंड थिंग वाज दे आल्सो केम अप विद कनेक्टिविटी, कि इतने बातें तो करते हैं इस्लाम, सॉलिडारिटी, देयर इज नो प्लान ऑफ इंटर, मतलब जो साउथ साउथ ट्रेड का मॉडल यूज कर रहे थे। जैसे इफ यू टेक साउथ साउथ ट्रेड, देयर इज सो लिटिल मुस्लिम ट्रेड। तो जब वो बड़ी कंट्रीज की बात कर रहे थे ना, जैसा तुर्की है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान, मतलब वो दे वर पजल्ड। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम, दिस इज द मोस्ट डिसफंक्शनल फैमिली दैट आई हैव सीन। और ये बच्चे सिर्फ 18-19-20 साल के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। यस, दे आर स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। उसमें से मतलब सिर्फ 4-5 एक्चुअली जिनके पेरेंट्स मिडल ईस्ट, इंडिया, पाकिस्तान से है, इजिप्ट वगैरह से है। बाकी के तो सारे के सारे अमेरिकन स्टूडेंट्स है। सम ऑफ देम हैव ट्रैवल टू टर्की या मोरक्को, अरबिक भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि हाउ दीज बच्चे जो 2 महीने से ज्यादा नहीं गुजारे हैं स्टडी करने में, दे आर एबल टू फोकस ऑन की इश्यूज एंड दैट। और वो लोग कह रहे हैं कि देयर सो मच ऑफ ब्लेमिंग ऑफ द वेस्ट एंड अदर कंट्रीज। आई थिंक दे आर देयर ओन बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। ये भी ऑब्जर्वेशंस आते हैं। सो टू मी इट्स वेरी इम्प्रेस के बेसिक नॉलेज अगर हो मुस्लिम दुनिया की, then everybody is able to realize that the focus has to be on education. और ये अगर ये वो मशवरा है, ये जो आपके स्टूडेंट्स हैं ये OIC के मेंबर्स को दे रहे हैं। हाँ, एडवाइस मैं सिमुलेट कर रहा हूँ कि देखिए ये OIC ने ये चीज किया नहीं है, ये OIC को ख्वाब भी नहीं पड़ेगा कि वी नीड टू
एस्टैब्लिश गोल्स, क्योंकि मैंने 2 टास्क दिए थे कि ये 2 गोल्स लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मुस्लिम डेवलपमेंट गोल्स। इस सस्टेनेबल और मिलेनियम को लेकर मुस्लिम डेवलपमेंट गोल्स बनाए, तो उसको तो उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया। जैसे इट्स द सेम प्रॉब्लम, मतलब उन्होंने बहुत ही जबरदस्त, ये मुस्लिम आइडेंटिटी डज नॉट क्रिएट न्यू goals which are different। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, दैट इज द सेम प्रॉब्लम, बिकॉज है तो ये साउथ का, ग्लोबल साउथ। देखिए मोस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इज इन द ग्लोबल साउथ, तो जो ग्लोबल साउथ के प्रॉब्लम्स है वो मुस्लिम वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स है। तो आई वाज वेरी हैप्पी, मैंने उस पॉइंट पे तो सबको अक्रॉस द बोर्ड एज दी व्हेन दे सेड कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा आइडेंटिटी के वजह से, यू नो, ये हिजाब वगैरह, दिस आर नॉट गोल्स फॉर डेवलपमेंट। So they were very clear कि इनकी भी वही मसाइल है, सारी दुनिया के जो मसाइल है, but the fact that very quickly they are able to focus on education। देखिए SCO में एजुकेशन को लेके कुछ ज्यादा इश्यूज नहीं हुए, but most of the countries there, it's not just पाकिस्तान, आप ले लें वो सारे स्टांस में तकरीबन 80 मिलियन मुसलमान हैं। देखिए every country of SCO has a significant Muslim presence, if not a majority। जी, चारों स्टांस में मुस्लिम मेजॉरिटी है, पाकिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी है, रशिया में कहते हैं 20% मुसलमान है, चाइना में 50 मिलियन है जिनजियांग वगैरह को लेकर। सो पाकिस्तान कुड बी ए मेजर लीडर ऑन एजुकेशन डेवलपमेंट वगैरह, बट वो सारे इश्यूज पे आते ही नहीं। इट्स ए वेरी स्ट्रेंज थिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट हैपेंस, यू नो, कि एजुकेशन पे बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन एक्चुअल आई थिंक ये जो बाइडेन ने कहा था कई साल पहले कि शो मी योर बजट एंड आई विल टेल यू व्हाट योर प्रायोरिटीज आर। वेरी ट्रू। आपने सर जिस चीज का निशानदेही की, आपने जिस चीज की निशानदेही की, उससे मुझे एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बहुत जबरदस्त। तो ये जो स्पिरिट है ना, ये अनफॉर्चुनेटली हमारी फॉरेन पॉलिसी में मिसिंग है। और बहुत सारे लोग तो ओपनली ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना, वो कायम ही इस नफरत के साथ रह सकता है, इस हेट्रेड के साथ रह सकता है। अगर ये हेट्रेड ना रही तो पाकिस्तान विल लूज इट्स रीजन डेथ और रैशनल। तो मेरा ये आर्गुमेंट होता है कि वंस अ कंट्री कम्स इनटू बीइंग, इट बिकम्स इट्स ओन जस्टिफिकेशन, देन यू डोंट हैव टू जस्टिफाई इट 24/7। आपको आगे की तरफ देखना चाहिए, ना कि आप उसको हर वक्त जस्टिफाई करने में लग जाएं कि जी ये मुल्क बनाना क्यों जरूरी था। तो सर मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल एलीट भी रही है ना, उसने भी शायद अपना फर्ज अदा नहीं किया। एक तो डोमिनेंट नैरेटिव है ही है, तो उन्होंने एजुकेट करने की, या उनको मौके नहीं मिले, जो भी आप कह लें, उन्होंने भी एजुकेट करने की कोशिश नहीं की कि एक अल्टरनेटिव डिसेंटिंग पर्सपेक्टिव जो है वो अवाम को दिया जाए। कोई ऐसी बुक्स, कोई ऐसी पब्लिकेशंस, आपको ज्यादा गुंजाइश है, थोड़ी सी शायद एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली है सोशल मीडिया से, तो इसकी तरफ आप कैसे क्या करेंगे कि क्या किया जा सकता है? आज भी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी इसी सिलसिले में, तो मैं यही सोच रहा था कि अगर हमारे जो पीस एक्टिविस्ट हैं, वो अगर कुछ लेटर्स लिखें, कुछ आर्टिकल्स लिखें, प्राइम मिनिस्टर को लिखें, फॉरेन मिनिस्टर को लिखें, तो अगर कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं पब्लिश हो सकते, सोशल मीडिया में तो हो सकते हैं ना, तो वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए 2-3 चीजें हैं इसमें शकील साहब। एक तो ये है कि जैसा जैसा नॉलेज बढ़ रही है ना दोनों तरफ, तो देयर इज आल्सो ए कंपैरेटिव एनालिसिस व्हिच पाकिस्तान डज नॉट वांट टू हैव, बिकॉज ये सवाल बार बार उठ रहा है। अगर आप यूट्यूब पर जाएं और खाली टाइप कर दें इंडिया पाकिस्तान, तो आप देखेंगे ऐसे कई ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ओ पाकिस्तानी सरप्राइज बाय लुकिंग एट इंडियाज ट्रेन्स, पाकिस्तानी सरप्राइज बाय लुकिंग एट गोवा के फोटोज, कि इंडिया पिछले 10-15 साल में जो तरक्की की है वो एक हैरत अंगेज चीज बन गई है। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट सोशल मीडिया, अगर ज्यादा फ्री ट्रेड, फ्री ट्रैवल हो गया है, तो पाकिस्तानी सिटीजन्स आर गोइंग टू डिमांड मोर फ्रॉम द पाकिस्तानी गवर्नमेंट कि भाई वो अपना कनेक्टिविटी इंप्रूव कर सक रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? दे आर इंप्रूविंग देयर यूनिवर्सिटीज, व्हाई कांट यू डू दिस? सो आई थिंक द गवर्नमेंट्स डोंट वांट दैट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म रिलेटिवली, खासतौर से बिटवीन दीज टू कंट्रीज। दूसरी चीज ये है कि जो पाकिस्तान
की जो एलीट है और उनके जो मैसेस है उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है. सो यू डोंट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास. अगर मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग एजुकेटेड नहीं है तो उससे बहुत नुकसानात होते हैं. एक तो ये कि डेमोक्रेसी ही मुश्किल हो जाती है. सी यू कैन नॉट हैव ए प्रॉपर डेमोक्रेसी इफ यू डोंट हैव ए मिडिल क्लास. डेमोक्रेसी का जो वजूद आया है इट केम बिकॉज के मिडिल क्लास पैदा हो गई थी. बरतानिया में पहले एरिस्टोक्रेसी थी और फिर जो खेतों में काम करते थे सर्व्स. तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब पैसे वाले लोग आने लगे जो ना इधर एरिस्टोक्रेट्स थे ना बिल्कुल गरीब थे, they realized that they were paying taxes, they had money, but they had no say in the government. So उसके वजह से पार्लियामेंट बना और डेमोक्रेसी शुरू हुई. So it is the middle class people who create democracy and sustain democracy. क्योंकि आपकी डेमोक्रेसी कम है, so जो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या तो बाहर चले गए या गवर्नमेंट में आ गए, इसलिए भी तनख्वाहें आपके पास ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है और करप्शन भी है, स्टेट को लूट रहे हैं यही एलीट ब्यूरोक्रेट्स. फिर मैसेस हैं जो बेचारे आर सफरिंग एंड हैव बीन सफरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ये जो मिडिल क्लास क्रिएट नहीं हुआ है टू ए ग्रेट एक्सटेंट, उस इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू एजुकेशन इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप इन्वेस्टमेंट्स. तो ये सारे के सारे चीज़ों की वजह से पाकिस्तान आई थिंक इज गोइंग टू हेजिटेट टू एंगेज विद इंडिया इन ओपनली बिकॉज इंडिया में ये सारी चीज़ें इन्वेस्ट हो गई. इंडिया का जो मिडिल क्लास है तकरीबन 400 मिलियन के साइज का हो, यानी पाकिस्तान से बड़ा इंडिया का मिडिल क्लास है. सो आई हैव अ फीलिंग कि दैट इज द रीजन व्हाई दैट देयर इज हेजिटेशन. बट आई थिंक कि like मैं हमेशा कहता हूँ कि India wants to be on the global stage, wants to become a major player in the world. But in order to become a major player in the world, it has to be, मतलब South Asia में India has to be the main player. और इसमें चाइना की भी मदाखलत, अब अमेरिका भी घुस गया है and is trying to influence South Asia. And for that, the most critical relationship for India is India-Pakistan. अगर पाकिस्तान इंडिया का चीयर लीडर बन जाता, और ये मेरे वर्ड नहीं है, ये जयशंकर साहब के, जयशंकर साहब ने साफ कहा था कि इंडिया विल नॉट बी ए मेजर प्लेयर अंटिल ऑल इट्स नेबर्स आर इट्स चीयर लीडर्स साउथ एशिया में. सो इंडिया हैज टू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद ऑल इट्स नेबर्स और ये उनकी प्रायोरिटी भी है. तो पाकिस्तान का जो मसला है इट कीप्स इंडिया बैक. इंडिया को तरक्की तो इंडिया बहुत कर रहा है बट उसके बावजूद इट कीप्स होल्डिंग इट बैक. आप डिफेंस के मामले में देख लिए, ये जो 2.5 फ्रंट्स की जो बात होती है, इंडिया कांट फुली फोकस ऑन चाइना बिकॉज एट द अदर एंड दे हैव टू कीप वन आई ऑन, मतलब दे हैव टू सी द वर्ल्ड थ्रू 2 eyes, वन आई ऑन चाइना, वन आई ऑन पाकिस्तान. तो ये जो पाकिस्तान इंडिया का मसला है इट इज ए सोर्स ऑफ मतलब नॉट ओनली टेंशन बट इज ऑल्सो कीपिंग पाकिस्तान को तो पीछे रखा ही रखा है बट इज ऑल्सो like a brake on India. So it's like saying कि आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन ब्रेक ऑन है आपका. तो डॉक्टर साहब इसका क्या सोल्यूशन क्या है आपके ख्याल में? मसलन मैं देखता हूं कि जैसे मुशाहिद हुसैन एक हमारे लीडर हैं, जर्नलिस्ट से पहले, वो पहले एकेडमिक थे. जानता हूं उनको, मैं जानता हूं मुशाहिद हुसैन. जी हां जी, मुशाहिद साहब. अब इस तरह के जो लोग हैं दे कुड प्ले अ रोल इन एजुकेटिंग द मासेस, लेकिन वो भी जो है ना, उन्होंने भी देखा कंफर्ट जोन जो है ना वो उसमें रहना अच्छा होता है. खामखा जो है ना, व्हाई शुड आई स्टिक माय नेक आउट, तो क्या फायदा है, लोग नहीं है इंटरेस्टेड. अब देखिए ना, जनरल बाजवा ने हम सारी उम्र जो है ब्लेम करते रहे कि जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डज नॉट वांट पीस विद इंडिया. जब मिलिट्री ने विलिंगनेस शो की, आवर पॉलिटिशियंस चिकनड आउट, इमरान खान एंड पर्टिकुलरली शाह महमूद कुरैशी, के लोग उठ खड़े होंगे, इसलिए कि हमने लोगों को एजुकेट ही नहीं किया. उनको तो सिर्फ नारे बताए हैं कश्मीर पे, कश्मीर पर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर हमारी शाहराग है. तो अचानक एक दिन वो उठेंगे, उनको पता चलेगा जी कश्मीर का तो सौदा हो गया जी, वो तो 20 साल के लिए फ्रीज हो गया. तो जमात इस्लामी को तो फिर आप फील्ड डे हो जाएगा ना उनका. तो हमने कभी एजुकेट नहीं किया लोगों को, बताया नहीं कि कितना कॉम्प्लेक्स इशू है, इसकी क्या बैकग्राउंड है. तो वी हैव फेड द नेशन सम सिंपलिस्टिक स्लोगन्स. तो इंटेलेक्चुअल क्लास का भी तो एक फेलियर है ना ये, वो उनको कंफर्ट जोन अपना बहुत अजीज है. देखिए
इट नीड्स टू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन और फोरकास्टिंग की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फिर आई विल एक्सप्लेन दिस। जब जब अमेरिका वाज प्लानिंग टू इन्वेड इराक, तो मैं उस ज़माने में ब्रुकिंग्स में हुआ करता था, तो इराक, फ्रांस वाज अपोज टू इट। सो रम्सफेल्ड ने फ्रांस के बारे में कह दिया था, इट्स ओल्ड कंट्री, याद है आपने, उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि इरेलेवेंट मुल्क है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन वॉशिंगटन थिंक टैंक्स में दे टुक दैट इश्यू सीरियसली, और मैं 2-3 प्रेजेंटेशंस देखा जहां वी वर फोरकास्टिंग द 25 ईयर फोरकास्ट कर रहे थे कि फ्रांस रिलेटिवली कहाँ होगा। और मोस्ट यूरोपियन एक्सपर्ट्स इन वॉशिंगटन वाज सेइंग कि फ्रांस की ग्लोबल रेलेवेंस कम होती जाएगी मुसलसल। सो द कंक्लूजन वाज कि इसकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है, सो लेट्स नॉट पे अटेंशन टू इट नाउ। उसमें थोड़ा बायस था कि दे वांटेड टू मेक फ्रांस के ऑब्जेक्शंस इररेलेवेंट वगैरह। बट व्हाट वाज इंटरेस्टिंग वाज हाउ दे वर मेकिंग दिस डिसीजन बाय फोरकास्टिंग द फ्यूचर। सो अगर आप, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अब क्या हो गया है कि इंडिया का पावर ऊपर हो गया है, द रिलेटिव पावर बहुत ज्यादा हो गया है कंपेयर टू पाकिस्तान। आप इकोनॉमी ले लिए, इंडिया इज 3.8 3.6 ट्रिलियन, आप कुछ 400 बिलियन के करीब है या उससे भी कम है, तो इंडिया 10-12 गुना। कम। हाँ, तो इंडिया इज अबाउट 12 टाइम्स बिगर देन पाकिस्तान, राइट, इकोनॉमिक साइज में। बट इंडिया हैज मोमेंटम गोइंग फॉरवर्ड, ग्रोथ रेट्स देख लें, हथियार भी देख लें, इट्स द थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट इन द वर्ल्ड, सो द पावर गैप इज इंक्रीजिंग। प्लस स्टेबिलिटी इंडिया में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू पाकिस्तान इंटरनल स्टेबिलिटी। तो इंडिया की डिमांड्स अब चेंज हो गए हैं। लेकिन अगर आप 15-20 साल पहले जाते हैं तो इंडिया वाज नॉट डूइंग दैट वेल, बट पाकिस्तान वाज डूइंग वेरी वेल 80s में इकोनॉमिकली वगैरह। तो उस जमाने में अगर आप फॉरवर्ड थिंकिंग करते, दे हैड सम गुड नॉलेज अबाउट वेयर इंडिया वाज गोइंग, then I think that was the time for Pakistan to resolve this issue when it had a better advantage. तो 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 सवाल ये उठता है कि आइंदा 10 साल में क्या होने वाला है। आइंदा 10 साल में ये होने वाला है कि द पावर डिफरेंस इज गोइंग टू इंक्रीज a lot more, और सवाल तो ये उठ रहा है कि इज पाकिस्तान गोइंग टू रिमेन पाकिस्तान। देयर इज सो मच ऑफ डिस्कशन ऑफ पोटेंशियली इट बिकमिंग ए फेल्ड स्टेट, राइट। तो मुझे लगता है कि the desire for Kashmir has become a suicide pact पाकिस्तान के लिए। कश्मीर के लिए सारा मुल्क खुदकुशी कर रहा है, and I don't understand why, because और इससे पहले इंडिया वाज नॉट डिमांडिंग पीओके उतना, इंडिया वाज डिमांडिंग के जस्ट स्टे आउट ऑफ आवर अफेयर्स, ठीक है, बीच में दखल ना दें, ये इंसर्जेंसी हो रही है उसको सपोर्ट ना करें। सो इंडिया वाज मोर ओपन इन द पास्ट to accepting the LOC as the final solution. लेकिन अब मूड बदल गया है because of this shifting balance of power। आपने जयशंकर साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ही very clearly said the only thing to talk about Kashmir is when is Pakistan leaving POK। उससे हटके और कोई चीज ही नहीं है। So India is not going, मतलब अब ऐसा हो गया कि India is not going to settle with saying get out of your interference from Indian Kashmir, but let's talk about POK, that's going to be the next agenda। ये जो टेररिज्म वगैरह जब खत्म हो जाएगा तो फिर the next thing that India will take to the international forum is to deal with POK। अगर आपके पास इंटरनल स्टेबिलिटी वगैरह शुरू हो गई तो जो इंडिया का जो हाल रहा है पिछले 10-15 साल कश्मीर को लेकर 1986 से एक्चुअली, that will be mirrored in Pakistan going forward। सो मुझे तो बिल्कुल लॉजिक ही समझ में नहीं आती। आप एक्सपेंशन स्टेट, मुझे हैरत होती है कि पैदाइश ही एक एक्सपेंशन स्टेट रहा है कि आपने जो हमला किया जो कश्मीर किंगडम के ऊपर एंड हैव बीन ट्राइंग टू एक्सपैंड योर बॉर्डर्स, वो करते करते 71 में 2 टुकड़े होके आधे भी हो गए, बट ये स्टिल एन एक्सपेंशन स्टेट इवन दो कितना श्रिंक हो गया है देखिए आप। you have shrunk so much ना, उसके बावजूद I think there is no rethinking of पाकिस्तानी ग्रैंड स्ट्रैटेजी, जो फॉरेन पॉलिसी की जो फंडामेंटल कोर आइडियाज होते हैं, और डेवलपमेंटली भी इंटरनल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है। यू नो द स्ट्रेंथ जो हो रहा है, फॉर एग्जांपल अभी एक बहुत
लंबी स्पीच दी जेक सलिवन जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, और उन्होंने कहा कि जो चाइना का चैलेंज जो आ रहा है उसके बदले में जो अमेरिका ने जवाब दिया, वी आर फोकस्ड अ लॉट एट होम। हम हमारी चिप इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री को फोकस कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजीज में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस प्रेसिडेंट के अंदर हुआ है, जो बाइडेन के अंदर। एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी। ये सारी चीज़ें आर एसेंशियल फॉर अस टू बी ए मेजर पावर. So if Pakistan wants to become an influential state, it has to fix its home. भाई घर में chaos हो, आप दूसरों जगह पे क्या करेंगे? So there seems to be like a huge mental defect in the elite that Pakistan की जो governing elite है,